नमस्कार, यू आर मोस्ट वेलकम। आधुनिक इतिहास श्रृंखला में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे और प्रथम चरण और आज दूसरा चरण भी प्रारंभ हो जाएगा, परंतु यहाँ पे कांग्रेस के बारे में हम लोग देखेंगे। कांग्रेस का जैसा कि पहला अधिवेशन हम लोगों ने देखा। ये मत सोचो कि ज़माने को क्या गंवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और ये सफ़र भी तुम्हारा है। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया कि इटावा में कलेक्टर रहे ये ह्यूम जब रिटायर होते हैं 1782 में, इसके बाद 1882 के बाद 84 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के साथ एक इंडियन नेशनल लीग यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं और इसकी प्रथम बैठक महाराष्ट्र में होने वाली थी, बम्बई प्रेसिडेंसी में। पहले तो पुणे होने वाली थी, तो पुणे ना होकर के बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और उसमें 38 प्रतिनिधि केवल बॉम्बे से होते हैं। और इस प्रथम अधिवेशन की बैठक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था जिन्होंने, उनका नाम था WC बनर्जी यानी बिमल बनर्जी, और A.O. ह्यूम साहब महासचिव थे इसके। अब होता ही है कि ये जो पहली बैठक होती है, इसी पहली बैठक को जैसा कि कल हमने चर्चा किया, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रख दिया गया। इसी इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया दादा भाई नौरोजी के कहने पर। तो इसीलिए 28 दिसंबर 1885 जो पहली बैठक हुई थी इंडियन नेशनल यूनियन की, उसी को कांग्रेस का स्थापना दिवस मान लिया जाता है। तो इसीलिए कांग्रेस की पहली बैठक भी उसे माना जाता है। हम लोगों ने पहली बैठक के बारे में देखा था और आज हम थोड़ा सा दूसरी बैठक के बारे में और अन्य बैठक के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पहली हुई थी 1885 में पहली बैठक, और इसकी अध्यक्षता किए थे, इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी। क्योंकि हम लोगों ने कल इस पर चर्चा कर ली थी तो बाद में दोहराने की ज़रूरत नहीं। अब पहली बैठक के बाद इसमें केवल 72 सदस्य थे और 38 खाली मतलब कह दे कि मुंबई से ही थे। तो इसके बाद दूसरी बैठक होती है कलकत्ता में। तो आज हम दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं। दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अगले साल यानी 1886 में होता है और एक कलकत्ता में होता है। आज जो कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता था, कलकत्ता में। और इसमें सदस्यों की भरमार हो गई। जहां यहाँ 72 सदस्य केवल पहली बार हिस्सा लिए थे, अब यहाँ 436 सदस्य हो जाते कोलकाता में। तो कुल 436 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यहाँ सदस्य संख्या हमेशा नहीं गिनाई जाती। क्यों? यहाँ क्यों गिनाई गई? क्योंकि ऑल ऑफ सडन मतलब एक ही साल में इतना लोग परिवर्तित हुए, इतना जुड़ना चाहे कि 72 से सीधे 436 सदस्य बन गए। तो जब कोई चीज़ अकस्मात चेंज होती है तो उसे विशेष तौर पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कुल 436 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और जो उस समय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दी। दूसरे यहाँ पे ही कलकत्ता में ही लॉर्ड डफरिन वायसराय था, डफरिन ने
गार्डन पार्टी दी। अभी तक तो कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच का रवैया ठीक है, मेलजोल का है, आगे चलकर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। और जो इंडियन ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थापित किया था 84 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, तो उस जब कांग्रेस की पहली बैठक हो रही थी, कहें कि इंडियन नेशनल यूनियन की जब बैठक बम्बई में हो रही थी, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक कलकत्ता में चल रही थी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस उसके संस्थापक सदस्य थे, तो वे लोग इसलिए कांग्रेस की प्रथम बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो जब दूसरी बैठक होती है 1886 में कांग्रेस की, तब उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा लिया। बनर्जी ने हिस्सा लिया मतलब प्रतिभाग किया कलकत्ता में। और जो इसके अध्यक्ष थे, यहाँ पे अध्यक्षता खींची, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें लंदन में मिस्टर माइनॉरिटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये भारतीय लोगों के, अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ बनते थे वहाँ पे। तो एक सवाल पूछा जाता है, मिस्टर माइनॉरिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी को मिस्टर माइनॉरिटी कहा जाता है। मिस्टर माइनॉरिटी के नाम से जाना गया दादा भाई नौरोजी को। और फिर ये थी दूसरा अधिवेशन। हम उन्हीं पॉइंट्स, उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे याद रखते हैं, इनके जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। फिर दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हो गया 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और 436 सदस्यों ने हिस्सा लिया। लॉर्ड डफरिन जो वायसराय था, उस समय इसने गार्डन पार्टी दी। और साथ में जो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित नेशनल कॉन्फ्रेंस था, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया कांग्रेस में। तो ये कुछ घटनाएं याद रखनी। ये था दूसरा अधिवेशन। अगर हम लोग तीसरे अधिवेशन की तरफ चले, तीसरा अधिवेशन, इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे भी मिटाना पड़ेगा। तो तीसरा अधिवेशन और ये आ जाता है एक साल बाद 87 में। ये है तीसरा अधिवेशन और इस समय है 1887। इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी। और इसकी विशेषता क्या है? अध्यक्षता तो वहाँ लिख दिया हमने, अध्यक्ष हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो तीसरा अधिवेशन 87 में होता है, पहली बार
भारतीय या देशी भाषाओं में भाषण तो पहली बार देशी भाषा में भाषण दिया गया है यहाँ पे, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये मद्रास में हुआ था। तो बॉम्बे के बाद कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर चौथा अधिवेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसे हम लोग इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद, आज प्रयागराज हो गया है। तो चौथे अधिवेशन की तरफ हम लोग चलें। चौथा अधिवेशन, और 87 के बाद फिर 88, यानी यहाँ चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में। 1888, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। ये पहले मुझे, हाँ यहीं पे तो जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज जो कांग्रेस की अध्यक्षता करता है, जॉर्ज यूले। अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अब इसमें क्या होता है, इसमें एंट्री होती है गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने हिस्सा लिया है, और स्थान तो इलाहाबाद है ही है, ये से मैंने दिखा दिया। स्थान इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। और इसमें एक और बात हुई थी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने नारा दिया कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, इसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और मजे की बात यह है, इसी में कांग्रेस का संविधान बना। इसी इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बना। कांग्रेस का संविधान बना। कांग्रेस का संविधान बना। प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का संविधान कांग्रेस के किस अधिवेशन में बना। तो चौथा अधिवेशन जो इस समय प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद होता था, इलाहाबाद में हुआ। 1888 में कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का संविधान बना चतुर्थ अधिवेशन में। अब क्या होता है कि उस समय ये संयुक्त प्रांत हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत का जो लेफ्टिनेंट था ऑकलैंड, इसने सम्मेलन में बाधा डालने की, यानी अधिवेशन जब हो रहा था बहुत बाधा डाला। उसके बाधा डालने के रवैये से कांग्रेस और सरकार के बीच, यानी ब्रिटिश सरकार के बीच तनातनी हो गई। अब कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। तो पहली बार यहीं से मतभेद उत्पन्न होना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑकलैंड ने, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि संयुक्त प्रांत का गवर्नर, क्योंकि प्रयागराज या इलाहाबाद संयुक्त प्रांत में ही आता है। संयुक्त प्रांत, तत्कालीन संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट
ऑकलैंड नाम था इसका, आगे चलकर के गवर्नर जनरल भी बनता है। ऑकलैंड ने सम्मेलन में बाधा डाली, में बाधा उत्पन्न किया, बाधा डालने का प्रयास किया, ये भी सब ये बातें जानते हैं। अब जब बाधा डाले तो इसी चौथे अधिवेशन से कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच दूरी बढ़नी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई और एक दिन कांग्रेस ने नेतृत्व प्रदान किया राष्ट्रीय आंदोलन को और सरकार और कांग्रेस के बीच हमेशा तनातनी बनती रही। फिर इसके बाद पंचम अधिवेशन, पांचवें अधिवेशन को भी हम लेते हैं। तो अब पुनः अब यहाँ ये 1886 में हुआ था दूसरा, 87 में हुआ तीसरा, 88 में चौथा, पुनः बॉम्बे में अधिवेशन होता है। जहाँ पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, यानी बॉम्बे 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था और पांचवा अधिवेशन होता है 1889 में। 1889 में पांचवा अधिवेशन, और ये भी बॉम्बे में होता है। तो हम पांचवा अधिवेशन की बात करते हैं। $1889, स्थान वही बम्बई, उस समय बॉम्बे बोलते थे, और इसकी अध्यक्षता विलियम वेडर बर्न ने की थी। यहाँ भी अंग्रेज ने किया था, विलियम वेडर बर्न किया, और यहीं पर तिलक ने भाग लिया, बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया पहली बार। बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार भाग लिया। पहली बार भाग लिया, और एक और अंग्रेज हुआ करते थे जिसका नाम था चार्ल्स ब्रेडला। चार्ल्स ब्रेडला हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहाँ के निम्न के सदस्य थे चार्ल्स ब्रेडला। चार्ल्स ब्रेडला भारतीयों की आवाज़ उठाते थे, इसलिए अंग्रेज उन पर टिप्पणियाँ करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, कहते तो ये तो भारतीयों का प्रतिनिधि है। लोग तल्ख टिप्पणी करते थे। तो चार्ल्स ब्रेडला ने भी भाग लिया था इसमें, पंचम अधिवेशन में चार्ल्स ब्रेडला ने भाग लिया। तो इतनी बात है। अब क्या होता है कि ये कांग्रेस के अधिवेशन तो हुए, इनमें आगे भी बातें हम करेंगे। अब इस पर टिप्पणियां ले लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना जब हुई, कांग्रेस के कार्यों को देखते हुए, तो जो तत्कालीन वायसराय था जब स्थापना हुई, तो लॉर्ड डफरिन एलन एक्टोवियन ह्यूम को पागल, बेईमान, धूर्त कहा ये पागल है जो कांग्रेस की स्थापना किया, धूर्त है, बेईमान है, अंग्रेजों के साथ गद्दारी करता है। तो पागल, बेईमान, धूर्त कहा डफरिन ने किसको? एलन एक्टोवियन ह्यूम को। और साथ में कहा कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती है, ये तो अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था है, ये बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और लॉर्ड कर्जन कहता है कि मेरी अभिलाषा है कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोगी बनूं। कांग्रेस इज ए डर्टी थिंग्स, कांग्रेस को इसने गंदी चीज कहा। और गरम दल के जो नेता माने जाते लाल बाल पाल का नाम आप लोगों ने सुना, तो बाल गंगाधर तिलक
बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कुछ नहीं, कांग्रेस चापलूसों की संस्था है। और कहा कि ये जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ये छुट्टियों का मनोरंजन है। कहते हैं कि छुट्टी मनाने लोग जाते हैं, मनोरंजन करते हैं। और कहा इन्होंने, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। ये बाल गंगाधर तिलक की टिप्पणी है। लाला लाजपत राय अपने यंग इंडिया में लिखते हैं, सेफ्टी वाल्व कहते हैं। कहे तो एक सुरक्षा कवच अंग्रेजों के लिए, ये जो इससे क्रांति भड़केगी नहीं, ये तो क्रांति कंट्रोल करने में, भारतीयों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दी कांग्रेस को लाला लाजपत राय ने। और इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय कहें कि ये जो शिक्षित भारतीय हैं, जो कांग्रेस के अधिवेशन को कहा कि ये शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। और विपिन चंद्र पाल हैं, उनको कहा ये तो कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, कांग्रेस इज द बेगिंग इंस्टीट्यूट, यानी याचना संस्था कह के पुकारा, टिप्पणी की। अरविंद घोष कहते हैं कि कोई बात नहीं, कांग्रेस की मृत्यु टीबी से होगी, क्षय रोग से होगी, यानी इसकी मृत्यु धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। अरविंद घोष टिप्पणी करते हैं। और अश्विनी दत्त कहते हैं कि ये 3 दिन का तमाशा है, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो 3 दिन का तमाशा है, बाकी कुछ नहीं है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय टिप्पणी करते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, उनको कोई पद इधर में मिलता नहीं है कि सरकार इसलिए एक संस्था बना के कांग्रेस में पद ले रहे हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। इन सब बातों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो टिप्पणी देते हैं। पहली टिप्पणी, किस पर? टिप्पणी देते हैं। पहली टिप्पणी कौन करता है? डफरिन, लॉर्ड डफरिन उसी समय कहता है। तो लॉर्ड डफरिन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ये वो ह्यूम को पागल, धूर्त, बेईमान कहा। पागल, धूर्त, बेईमान कहा लॉर्ड डफरिन ने। और क्या कहा? कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों की संस्था है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये टिप्पणियां हमें याद रखनी होगी कि पूछी जाती सीधे सीधे एग्जाम में। और कर्जन क्या कहता है? लॉर्ड कर्जन, जब ये, और इसी को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रेरक भी कहा जाता है, जब ये भंग किया था उसी वजह से। कर्जन कहता है कि यदि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की मौत हो जाए, लेकिन बड़े धीरे शांतिपूर्ण तरीके से मृत्यु हो जाए, और कहता है कांग्रेस बहुत गंदी चीज है। तो कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज कहा, कांग्रेस को गंदी वस्तु कहा या गंदी चीज कहा। ये एक बात। दूसरी कहा कि मेरी अभिलाषा है कि मेरी अभिलाषा है कि मैं कांग्रेस की
शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोगी बनूं। ये इनके स्टेटमेंट हैं और इन स्टेटमेंट को याद रखना होता है। कर्जन ने भी कहा, और तो मिटाते हैं, चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अब एक और टिप्पणी लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार टर्राएंगे मेढक की तरह तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। यदि हम मेढक की भांति वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि मेढक की तरह टर्राने से कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। और कहा कांग्रेस के लोग चापलूस हैं, ये की संस्था ही चापलूस है। और अधिवेशन को छुट्टियों का तमाशा कहा या छुट्टियों का मनोरंजन कहा। कांग्रेस चापलूसों की संस्था है, चापलूसों की संस्था है। और इसका अधिवेशन यानी कांग्रेस का अधिवेशन छुट्टियों का मनोरंजन है। मनोरंजन है। अपने लोग ही जब नाराज हो जाते हैं तो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा, लाला लाजपत राय अपने यंग इंडिया में इसको सेफ्टी वाल्व कहते हैं। कहते हैं कि जो अधिवेशन हो रहा है ये शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। अब हम लाला लाजपत राय को ले लें यहाँ, लाला लाजपत राय। हाँ, लाला लाजपत राय को हमने कहा था अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का, अधिवेशन शिक्षित भारत, किसका अधिवेशन? कांग्रेस का। शिक्षित भारतीयों का मेला है। सभी भारतीय इकट्ठा होते मेले में, शिक्षित भारतीयों का मेला है। और जो इनका पत्र निकलता था यंग इंडिया, यंग इंडिया में कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा, सुरक्षा कवच, सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व कहा। तो ये लाला लाजपत राय थे। हमने किसको देख लिया? डफरिन को देख लिया, कर्जन को देख लिया, तिलक को देख लिया, लाला लाजपत राय को। और बिपिन चंद्रपाल अगले जो गरम दल के नेता हैं, कहते ये तो याचना करने वाली संस्था है, भीख मांगने वाली, हमको दे दीजिए दे दीजिए, अपने अधिकार कड़ाई से नहीं ले सकती, ये सारी बातें लिखते हैं। तो जरा सा
बिपिन चंद्र पाल के बारे में भी लिख लें। बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट। कांग्रेस को बेगिंग माने भीख मांगना, बेगिंग इंस्टीट्यूट, इसका अर्थ होता है याचना वाली संस्था। याचना वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा। ये याद रख लेने वाली बात है। बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि ये तो भीख मांगने वाली संस्था है, और अरविंद घोष कहते हैं, अरविंद घोष के बारे में यहाँ अरविंद घोष कहते कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कहने का अर्थ ये कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इनका कहने का मतलब ये था। और एक और टिप्पणी आती है अश्विनी दत्त की। ये तो कहते हैं कि 3 दिन का तमाशा है, जगह तो है, यहाँ लिख लेते हैं। अश्विनी दत्त कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है। 3 दिनों का तमाशा है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये जगह ऊपर ही लिख लेते हैं। इनकी टिप्पणी है बंकिम चंद्र की। एक तो है बंकिम चंद्र, इसे चट्टोपाध्याय चटर्जी भी कहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। पदों के भूखे हैं। तो इसको नोट कर लें। हम लोग फिर देखते हैं कि आखिर ये जो आंदोलन शुरू हुआ, अर्थात जो आंदोलन शुरू हुआ, तो प्रथम चरण जो इसका गया, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था उभर कर आई। इन संस्थाओं से हमको ये जो उदारवादी चरण था, इसकी आखिर सफलता क्या हुई, तो कुछ शॉर्ट पॉइंट में से नोट सफलता देखते हैं। क्या क्या सफलताएं आई, आपने इसे नोट कर लिया होगा। प्रथम चरण की सफलता, यानी प्रथम चरण मतलब उदारवादी चरण। हम यहाँ पे देखते हैं प्रथम चरण की सफलता। प्रथम चरण की सफलता, अभी जरूरी नहीं कि जो बातें लिखी गई आप सोच सकते हैं इतना पढ़ने के बाद क्या क्या इससे निष्कर्ष निकलता। पहली बात तो क्या मिला कि जहाँ हम लोग चिटफुट आंदोलन अलग अलग कर रहे थे पूरे देश में, एकाग्र नहीं हो रहे थे, कोई अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, कोई जमींदारी के लिए लड़ रहा था, तो कोई किसी के लिए सामाजिक धार्मिक मुद्दों को लेकर लड़ रहा था। अब कांग्रेस की वजह से एक शीर्ष नेतृत्व मिलने लगा, अर्थात भारतीयों को एक राष्ट्रीय मंच मिला। क्या मिला? राष्ट्रीय मंच मिला।
राष्ट्रीय मंच मिला। भाई राष्ट्रीय मंच मिला। अब हम कोई भी बात उठानी होगी तो कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजी सरकार से मांग कर सकते थे, सब लोग इकट्ठा हो करके। एक राष्ट्रीय मंच मिला। दूसरी सफलता हमको क्या मिली कि 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम बना, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में सुधार हुआ। उसके तहत हम भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा कार्यकारिणी में और विधायिका आदि में। साथ में और भी हमको क्या मिली कि लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन, जो मांग हुई कि अब भारतीय भी जाने लगेंगे सेवाओं में, लोक सेवा में, तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग का गठन। तीसरी सफलता मिली। और साथ में हमने एक आयोग गठित करने के लिए मांग रखी कांग्रेस ने। प्रथम चरण में बेलवाई आयोग का गठन हुआ। बेलवाई आयोग का गठन, इसे अब लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना जाने कि बेलवाई आयोग क्या था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बेलवाई आयोग का गठन किस लिए? प्रशासनिक जांच के लिए। प्रशासनिक जांच के लिए बेलवाई आयोग का गठन। तो अब बेलवाई आयोग का गठन हो गया प्रशासनिक जांच के लिए। ये था प्रथम चरण की सफलताएं कि हमको क्या क्या मिला। अब हम लोग दूसरे चरण की तरफ बढ़े। उसमें बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, बनारस अधिवेशन, फिर बारिशाल अधिवेशन आता है, कलकत्ता अधिवेशन आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, मार्ले मिंटो सुधार आदि सारी घटनाएं अब हमको दूसरे चरण की तरफ ले चलते हैं। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब देखते आगे की घटनाएं क्या घटित होती हैं, उनको हम एक सिनॉप्सिस के तौर पे बना लेंगे। तो इसको नोट कर लें। तो अब इन पॉइंट्स को अगर हम एक प्रिंट खींच ले, मतलब क्या क्या हमें आगे अध्ययन करना होगा, जैसे इनको हम एक खाका खींच लेते हैं इनका। पहले इसे मिटा दें। पहले आगे क्या क्या घटनाएं घटित होती है उनका हम चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो उन घटनाओं में जो हम कहें, उन घटनाओं में सबसे पहली घटना आती है यहाँ बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन और 1905 में ये बात हुई थी, अब जो वो चर्चित है। और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद बारिशाल अधिवेशन होता है। फिर बारिशाल बनारस का जो अधिवेशन दो तरह के यहाँ होंगे जो हम चर्चा करेंगे। एक तो नियमित अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन होता था। जब हम विशेष अधिवेशन का नाम लेंगे, इस साल में कोई विशेष मौके पर ही बैठक बुला दी जाए तो विशेष अधिवेशन होता था। तो 1905 में 2 अधिवेशन के मान लीजिए अगर हो गया, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि कब हुआ था। अगर मान लीजिए चल रहा है ये वर्ष 2025, एक मान लीजिए कोई कार्यक्रम वार्षिक है, ये संसद का सत्र ही है, इस समय 3 सत्र चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं कि आवश्यक हो जाए तो विशेष सत्र बुलाया जाता है। ठीक उसी तरह से कांग्रेस का भी सत्र चल रहा था। तो इसके बाद आता है बनारस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, और ये 1905 में ये भी घटना घटित हुई। फिर इसके बाद बारिशाल सम्मेलन, बारिशाल सम्मेलन या अधिवेशन,
और ये 1906 में घटना घटित हुई। फिर लीग की स्थापना होती है। लीग मतलब कलकत्ता अधिवेशन के जस्ट बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। बारिशाल और फिर कलकत्ता अधिवेशन, इसकी दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता भी किए थे। कलकत्ता अधिवेशन ये 1906 में। और अगर हम यहाँ ले लें कलकत्ता अधिवेशन के बाद यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना, और ये हुई थी घटना 1906 में। सीधे सीधे कभी कभी डेट मिलाने के लिए आ जाती है डायरेक्ट। 6 में लीग की स्थापना होती है और आगे चल के सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें नरम दल गरम दल 2 भागों में टूट जाता है, कांग्रेस का विभाजन होता है। तो 6 के बाद हम आ गए 7 में, सूरत अधिवेशन। (1907) और सूरत अधिवेशन के बाद आता है 1909 में जो घटना हमको महत्वपूर्ण अध्ययन करना हमें है, मार्ले मिंटो सुधार। और यह घटना घटित होती है 1909 का है, मार्ले मिंटो सुधार। तो इन बातों का हम एक एक करके पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। आप इसको नोट बना लीजिए। तो एक एक टॉपिक को हम लोग उठाते हैं। सबसे पहले बंगाल विभाजन को लेते हैं। क्या होता है बंगाल विभाजन में? हमारा शीर्षक है बंग भंग, यानी बंगाल विभाजन। पहले कहानी ढंग से सुनते हैं। ये 1905 की घटना है, सबको याद है, आप कमोबेश सब लोग जानते हैं। खास बातों को हम चर्चा करें। खास क्या डिटेल? तो जब बंगाल विभाजन की बात आई, ये बात बहुत पहले से ही 1902 से जब करजन आया तभी से इसके शैतानी खोपड़ी में घूमने लगी ये बात। तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर था, और बंगाल का गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था और भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। और तत्कालीन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी जिसे भारत सचिव कहा जाता था रिसले था। अब क्या होता है कि अब उस दौरान 1904 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो अध्यक्षता करते हैं हेनरी कॉटन। और इसमें क्या हुआ कि पहले जो पूरा बंगाल था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों इसमें शामिल थे, क्योंकि ये आप जान रहे बक्सर की लड़ाई के बाद भी तीनों की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और ये बंगाल में जो आज वर्तमान का बांग्लादेश है वह भी शामिल था, उसे पूर्वी बंगाल कह दिया गया। तो अब क्या किया कि इसने कहा कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक उद्देश्य था सांप्रदायिक उद्देश्य था, हिंदू मुसलमान में बंटवारा करना था, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, वोट डालो और शासन करो। तो अब इसकी सूचना तो धीरे धीरे 1903 में ही लीक हो चुकी थी। तो और जब 1903 में लीक हो चुकी थी और घोषणा करता है लॉर्ड कर्जन, 19 जुलाई को घोषणा कर देता है कि बंगाल का विभाजन होगा। यद्यपि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, लेकिन घोषणा हो गई थी 19 जुलाई 1905 को। और इसी दौरान कृष्ण कुमार मित्र थे, उनकी एक पत्रिका निकलती थी, पत्र निकलता संजीवनी। 1905 जुलाई 1905 में पहले ही इन्होंने बहिष्कार कर दिया था अपनी पत्रिका के माध्यम से कि हम लोग बंगाल विभाजन का बहिष्कार करेंगे। और इसी दौरान 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक दरबार लगता है। तो टाउन हॉल में सभा बैठती है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता है बंगाल विभाजन को रद्द करना, यानी बंगाल विभाजन को हम नहीं स्वीकारेंगे
और साथ में स्वदेशी आंदोलन की बात कही गई इसमें। यानी ये बात कलकत्ता के टाउन हॉल में हो गई थी, और फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया, यानी लॉर्ड कर्जन को ही कहें, किसने बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल कर दिया, एक पश्चिमी बंगाल। तो जो पश्चिमी हिस्सा था, पश्चिमी बंगाल में बिहार भी था, उड़ीसा भी था। तो इसका जहाँ हिंदू बाहुल्य आबादी थी पश्चिम की तरफ, उसमें बंगाल यानी जो आज पश्चिम बंगाल है, और बिहार उड़ीसा हिंदू बाहुल्य आबादी, और इस बंगाल का जो गवर्नर बनाया एंड्रयू फ्रेजर को बना दिया। और जो पूर्वी बंगाल था, बंगाल प्लस असम के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसमें जोड़ दिया। तो मुस्लिम आबादी मतलब एक तरफ मुस्लिम बंगाल कहे, एक तरफ हिंदू बंगाल। और वहाँ का पूर्वी बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया वेमफाइल्ड फुल्लर। और वेमफाइल्ड फुल्लर इतना घमंडी था, और घमंड से कहता है कि मेरी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, मैं अपनी मुसलमान पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। जब बंगाल विभाजन हो गया 16 अक्टूबर को, तो पूरे भारतीयों में रोष हो गया। अब इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। सभी बंगालियों ने एक दूसरे को राखी बांधी, और इस स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम गीत रखा गया, और साथ ही उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से तमाम बातें फैलाई। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास गोरा उपन्यास और घरे बायरे, ये दो उपन्यास खूब चर्चित हुए। तो इसीलिए कर्जन को हम लोग कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि कर्जन राष्ट्रवाद का प्रेरक है। तो इन तमाम बातों को हम लोग नोट करेंगे। और फिर बंगाल विभाजन, और उस समय जब बंगाल विभाजन हो गया तो देखिए क्या क्या होता है। पहले उस समय वायसराय था, वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और भारत सचिव रिसले, और तत्कालीन बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर, इन तीनों का ही योगदान था, इन तीनों की खोपड़ी थी बंगाल विभाजन में। और जो 1904 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे हेनरी कॉटन। अब चूंकि ये 1905 में विभाजन हुआ, बात तो बहुत पहले से चल रही थी, इसकी सूचना 1903 में ही लीक हो चुकी थी कि बंगाल विभाजन होगा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय हेनरी कॉटन, अंग्रेज था ये, हेनरी कॉटन। 1904 में घटनाओं को थोड़ा सा क्रमबद्ध अगर हम कहानी सुनेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, इसमें कुछ टिपिकल नहीं है, कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अब हेनरी कॉटन, और जो प्रशासन का विभाजन का आधार प्रशासनिक सुविधा बताया गया। प्रशासनिक सुविधा बताया गया। परंतु वास्तविक उद्देश्य सांप्रदायिक था, सांप्रदायिक, हिंदू मुसलमान में बांटना इनका वास्तविक उद्देश्य था।
जबकि इन्होंने बताया था कि हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंगाल को बांट रहे हैं। और इस सूचना लीक हो गई थी 1903 में ही। सूचना लीक हो गई थी कब? 1903 में ही। अब होता यह है कि इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, पास करके हम आगे मिटा के लिखते हैं। खास बातों पे आते हैं कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है, घोषणा करजन घोषणा करता है ये 19 जुलाई 1905 को, और विभाजन जो लागू होता है, लागू किया गया वो 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को। अब विभाजन लागू कर दिया गया, लेकिन इसी दौरान कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी, पत्र था संजीवनी पत्र। जुलाई 1905 में कृष्ण कुमार मित्र, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संजीवनी पत्र में विभाजन का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार किया गया। इसी दौरान अब क्या होता है कि विभाजन बहिष्कार तो यहाँ क्या 7 अगस्त 1905 को सुरेंद्रनाथ को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में विभाजन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। अब यहां प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं मानते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। तो रोक करके आप लोग ले लीजिएगा, वो मतलब लिख लीजिएगा। अब बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर को, कैसे लागू हो गया, कैसे लागू हुआ, जरा ध्यान से इस चित्र को देखेंगे कि मान लीजिए पूरा बंगाल था। अब क्या किया, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये हिंदू बाहुल्य आबादी, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। इसमें बिहार को रखा गया, प्लस
पश्चिम बंगाल जो आज है प्लस उड़ीसा को रखा गया। इसमें पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है, पहले वो भारत का हिस्सा था, पूर्ण रूप से बंगाल था, तो पूर्वी बंगाल ही बांग्लादेश बना। पूर्वी बंगाल तथा असम का कुछ हिस्सा, असम का क्षेत्र शामिल किया गया और इसका जो गवर्नर बनाया गया एंड्रयू फ्रेजर ही रहा। एंड्रयू फ्रेजर गवर्नर, और इसका गवर्नर घमंडी बेमफाइल्ड फुल्डर को बनाया गया। बेमफाइल्ड फुल्लर गवर्नर बनाया इसको। अब इस तरह से बंगाल विभाजन हो जाता है। जब बंगाल विभाजन हो गया तो ये जो बेमफाइल्ड फुल्डर है ये कहता है कि मेरे पास दो पत्नियां हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है, लेकिन मैं मुसलमान पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। तो ये प्रश्न चाहे तो यहाँ नोट कर दे नीचे। बेमफाइल्ड फुल्लर का कथन है, बेमफाइल्ड फुल्लर घमंड में बोलता है कि मेरी दो पत्नियां हैं, मेरी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू तथा दूसरी मुसलमान, दूसरी मुस्लिम। मैं मुस्लिम पत्नी से अधिक प्रेम करता हूँ, मुस्लिम पत्नी से अधिक प्रेम करता हूँ। ये बेमफाइल्ड फुल्लर का कथन है। जैसे ये विभाजन हुआ, पूरे बंगाली एक राष्ट्र चेतना की लहर दौड़ गई, पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा और पूरे बंगाल के लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। सारे बंगाली एक दूसरे को राखी बांधते हैं और स्वदेशी आंदोलन का जन्म हो जाता है यहाँ पे। तो बंगाल विभाजन के कारण अब स्वदेशी आंदोलन होता है, स्वदेशी आंदोलन। देखिए घटना पूछी जाती है कौन सी घटना पहले घटित हुई, तो ये बंगाल विभाजन के फलस्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर या आवाहन पर, आवाहन शब्द ज़्यादा अच्छा होता, कहने पर सभी बंगाली एक दूसरे को राखी बांधकर बांधकर 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया। रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया, और साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर
रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा, ये पूछा जाता है गोरा किसका बना, तथा घरे बायरे, घरे बायरे, बायरे का मतलब घर बाहर, इसका अर्थ होता है यहाँ घरे बायरे। प्रकाशित हुआ। और स्वदेशी आंदोलन का जो हमारा गीत था, स्वदेशी आंदोलन का गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। वंदे मातरम। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग कल अगली क्लास स्टार्ट करेंगे स्वदेशी आंदोलन से, या अगली क्लास जब भी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।